हे गाइस, क्या हालचाल आप लोगों का भाई। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ फाइनेंस एक्ट 20 अमेंडमेंट सीरीज। आई होप यू हैव लाइक्ड एपिसोड 1 एंड 2 ऑफ आवर अमेंडमेंट सीरीज। अगर आप नहीं देखे तो फटाफट अभी इस वीडियो को स्टॉप करने के पहले यार एपिसोड 1 एंड 2 जाके देखो, तब आपको पता चलेगा इस सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है। थैंक यू फॉर द लवली अमेजिंग रिस्पॉन्स यू पीपल आर कंटिन्यूसली गिविंग इन दिस सीरीज। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। बस बने रहिए सीरीज में। आने वाले एपिसोड्स में wonderful amendments we'll be discussing so that you all are be tax updated. For that you need to continuously just I request you please subscribe to this channel। अगर आप नहीं की तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना फॉर रिसीविंग ऑल दी नोटिफिकेशंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। एंड वो टॉपिक का नाम है न्यू इनकम टैक्स रेट्स विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22। यानी जो इनकम टैक्स रेट में चेंजेस आया है from financial year 2021, especially I'm talking about the new tax regime which is applicable from this year, like financial year 2021 में जो इनकम एक इंडिविजुअल और HUF कमाएगा उसके ऊपर एक नया टैक्स रेट है। तो आपके दिमाग में तो ऑलरेडी आपको पता है, you all know about these section, you know all about this new law in bits and parts, but I'm very much sure कि आपको पूरा नॉलेज इस पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं होगा। in bits and parts, right, हाँ कुछ तो एक नया टैक्स लॉ आया था, कुछ तो एक नया टैक्स रेट आया था, बट एग्जैक्टली आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जो आपको इस वीडियो में पक्का पता चल जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। सो गाइज, न्यू इनकम टैक्स रेट जो है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबल फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021, assessment year 21-22. Second, it is applicable only in case of individual and HUF. It is applicable only in case of individual और HUF, और बाद बाकी केस के लिए applicable नहीं है। Third, it is an optional scheme. आप लेना चाहो तो आप लो, आप नहीं लेना चाहो तो आप मत लो। इट इज एन ऑप्शनल स्कीम। इसका मतलब ये कि जो ओल्ड टैक्स रेट्स थे, ओल्ड टैक्स रेट्स यानी सर अगर आपको याद होगा अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख रुपीज 5%, 5 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज 20%, यानी 10% का कोई स्लैब रेट नहीं था, 5 के बाद सीधा 20% था। एंड अबव 10 lakhs the rate of tax is 30%. But if you are a resident senior citizen age having 60 years or more, your basic exemption limit will increase from 2,50,000 to 3 lakh. And in case of super senior citizen, यानी अगर आपका age 80 years or more at any time during the previous year and you're a resident, then your age limit will increase to 5 lakh rupees. तो अब ये न्यू टैक्स रेट क्या है? ये न्यू टैक्स रेजिम, इज इट ऑप्शनल और इज इट कंपल्सरी? द न्यू टैक्स रेजिम, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एन ऑप्शनल स्कीम। ठीक है, तो चलो अगर ये ऑप्शनल स्कीम है तो ये स्कीम क्या है, इस स्कीम के बारे में कुछ डिटेल्स बताओ, इस स्कीम के ऊपर क्या सेक्शन है। सबसे पहले इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 115 BAC। इट इज नोन एज न्यू इनकम टैक्स रेट्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट without wasting any time let me bring you straight to the main content about this section, that what does this section actually tells about. First of all, this income tax new rate is applicable only in case of individuals और HUF। ये आपको ध्यान रखना है, ये खाली इंडिविजुअल और HUF के लिए नया है और ये दूसरे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कंपनीज, LLP फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसके लिए एप्लीकेबल नहीं, इनके लिए खाली इंडिविजुअल्स HUF के लिए एप्लीकेबल है। So this new tax regime first of all is optional. You already know this. I've already told you it is an optional scheme to pay tax applicable from this year। यानी हर साल एक इंडिविजुअल HUF को दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ओल्ड टैक्स, एक न्यू टैक्स। वो किसी को भी ऑप्ट कर सकता है। Right now it depends upon his income tax, his income features, his kind of income which he receive or kind of deductions or exemptions which he is eligible to claim। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो न्यू टैक्स में उसको फायदा होगा कि ओल्ड टैक्स में उसको फायदा होगा। क्या ये बहुत बड़ा फैक्ट बेस्ड एक्सरसाइज है। नो वन कैन टेल यू बट जस्ट बाई, मैं बोल नहीं सकता कि ओल्ड टैक्स रेट फायदेमंद है कि न्यू टैक्स रेट फायदेमंद है, बट आफ्टर लुकिंग इनटू योर फैक्ट पैटर्न, आफ्टर लुकिंग इनटू योर इनकम स्ट्रीम्स, after looking into your business pattern, after looking what kind of income you earn, then I can tell you कि yes, आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा या फिर आपके ओल्ड टैक्स रेजिम ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले फैक्ट जानेंगे, लॉ जानेंगे कि लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है, व्हाट इज एग्जैक्टली द न्यू टैक्स रेजिम टॉक्स अबाउट। उसके बाद अगर आपका कोई
डाउट्स है कि सर मेरा ये इनकम स्ट्रीम्स है, मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू बाई टेलिंग यू what kind of regime will be applicable for you, but you have to give me complete details with respect to what kind of streams will be beneficial for you. चलिए स्टार्ट करते हैं सर. न्यू टैक्स रेजिम. सो न्यू टैक्स रेजिम में सबसे पहले इफ यू कैन सी दिस टेबल क्लियरली शोज दिस कि व्हाट इज द इनकम टैक्स रेट्स एज पर द न्यू टैक्स रेजिम एंड व्हाट वाज द इनकम टैक्स रेट्स एज पर द ओल्ड टैक्स रेजिम. मैंने कंपेरेबल एनालिसिस किया कि हर एक लेवल ऑफ इनकम के में कौन सा क्या टैक्स रेट ओल्ड में है और कौन सा टैक्स रेट न्यू में है. तो ओल्ड तो हम डिस्कस कर चुके कि अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख का जो टैक्स स्लैब है, यानी फ्रॉम 5 लाख टिल 7,50,000 भी टैक्स स्लैब इज 20% एंड 7,50,000 से 10 लाख भी टैक्स स्लैब इज 20% एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम. 10 लाख से ऊपर जाते जितना भी इनकम होगा एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%. एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%. बट माइंडेड गाइज, जो न्यू टैक्स रेजिम आए हैं उसमें ऐसा नहीं है. न्यू टैक्स रेजिम टॉक्स अबाउट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. वहां पे मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूं कि अप टू 2,50,000 तो न्यू टैक्स रेजिम में भी टैक्स रेट नहीं होगा. एंड फॉर एवरी 2.5 lakhs your tax rate will increase by 5%. Your tax rate will increase by 5%. This is the best way to remember the new tax regime. मैंने आपको लॉजिक बता दिया. अप टू 2.5 लाख तो जीरो है, बट आफ्टर एवरी 2.5 लाख द rate of tax will change by 5%. It will increase by 5%. तो 2,50,000 तक तो जीरो है, 2,50,000 से 5 लाख तक पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, कोई डिफरेंस नहीं है. यानी अगर मैं देखिए, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द पर्पस ऑफ नॉट जस्ट टेलिंग यू द थ्योरेटिकल नॉलेज, बट फॉर द पर्पस ऑफ ऑल्सो टेलिंग यू प्रैक्टिकली आपके लिए कौन सा स्कीम फायदेमंद किस लोगों के लिए होगा. तो जितना पॉसिबल हो मेरे लिए मैं इस लेक्चर में लेकर चलूंगा, और जितना पॉसिबल जो प्रैक्टिकल है, जो जिसके लिए फैक्ट बेस्ड है, वो तो सर आपको ही खुद से चेक करके इवैल्यूएट करना पड़ेगा. लॉ पार्ट मैं आपको पूरा बता दूंगा इस वीडियो में. फ्रॉम 2,50,000 टू 5 लाख दोनों के लिए बराबर है. ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए 5% है, न्यू टैक्स रेजिम के लिए भी 5% है. बट द मोमेंट द इनकम is between 5 lakhs to 7,50,000. Let me tell you, the moment is income between 5 lakh to 7,50,000. 5 lakh से 7,50,000 का जो बीच में जो 2.5 लाख है, इसमें the tax rate is 10%. लेकिन आप ध्यान दो, ओल्ड टैक्स रेट में 5 लाख से स्टार्ट होते ही your tax rate is 20%. Your tax rate is 20%. तो इस पॉइंट में न्यू टैक्स रेजिम में इट विल बी बेनिफिशियल ऑप्शन फॉर एनी टैक्स पेयर टू पे टैक्स एज पर द न्यू ऑप्शन. But believe me, do not just bring this into your mind at this juncture that new tax regime will be beneficial for everyone. No, ऐसा नहीं है. न्यू टैक्स रेजिम में बहुत सारे restrictions है, बहुत सारे conditions है, बहुत सारे compliance requirements है. So for that you need to wait to decide whether new option will be beneficial or old tax rate will be beneficial. So अभी पहले लॉ समझो कि 5 लाख से 7,50,000 यानी 2.5 लाख तक के रेंज में आपका 10% है. उसके बाद जैसे जैसे 2.5 लाख बढ़ेगा, फिर 7,50,000 से 10 लाख इट विल बी 15%. इट विल बी 15%. जो पहले 20 था अब क्या है 15%. यानी अभी भी आपका टैक्स रेट न्यू टैक्स रेजिम में कम है. फिर 10 लाख टच करते ही, 10 लाख से ऊपर होते ही इट विल बी 20%, लेकिन ओनली टिल 12,50,000. मैंने बोला हर 2.5 लाख के ऊपर आपका 5% बढ़ता रहेगा. देन 12,50,000 से 15 लाख इट इज 25%. यानी सर अभी भी आप सोचो, आपका 15 लाख का इनकम है, आपका ओल्ड टैक्स रेट होता तो 10 लाख के ऊपर ही आप 30 में चले जाते, 10 लाख के ऊपर ही आप 30 में चले जाते. बट यहां पे आप 15 लाख तक पहुंच गए हैं, आपका अभी भी 30% नहीं है, आपका लास्ट लेटेस्ट कितना है 25%. हाँ, जब आप 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो देन योर रेट इज कमिंग टू 30%. यानी सर अगर आप इन शॉर्ट बात करो कि ओल्ड टैक्स रेट द मैक्सिमम रेट 30% is starting from 10 lakhs above, but in new tax rate the maximum rate of 30% is starting from 15 lakhs above. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% हर एक स्टॉपेज है. यहां पे स्टॉपेजेस बहुत है, बट ओल्ड टैक्स रेट में सच कोई स्टॉपेजेस नहीं है.
ठीक है, इट इज ओनली 2 लाख टू 2 लाख 50 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, अबव 10 lakhs. That is quite simple. So this is the new tax rates. अच्छा, this will be applicable, this is already applicable from this year. मतलब अब जितने भी कंप्यूटेशन, जितने भी इनकम फाइनेंशियल ईयर 2021 में पे करेंगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज 21-22, सो उनको कंप्यूटेशन इसके हिसाब से ही करना पड़ेगा. दे विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट द असेसमेंट ईयर 21-22 से सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है इंडिविजुअल्स एचयूएफ के लिए, एंड अकॉर्डिंगली उनके लिए रेट्स भी मॉडिफाई हो जाएंगे. बट एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑप्शनल. इफ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट for this scheme, if you do not want to opt for this new tax rate, you may not pay tax as per this option. Continue with the old system of tax. ये बिल्कुल भी आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हर एक एसएससी इस ऑप्शन में भी चेक करेगा कि उसका टैक्स रेट, अगर टैक्स लायबिलिटी अगर कम आ रहा है तो डेफिनेटली वो न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेगा. उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे. अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर देता है तो ही इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर दिस न्यू टैक्स रेजिम, दैट इज सेक्शन 115 BAC. तो चलिए गाइज, द नेक्स्ट पार्ट लेट्स गो कि सर कौन ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है और कब ये ऑप्शन विड्रॉ किया जा सकता है. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक साल तो ये ऑप्शन में गए, फिर हम दूसरा साल ये ऑप्शन से निकल गए, ओल्ड टैक्स में चले गए, फिर हम तीसरा साल इस ऑप्शन में आए, फिर हम चौथा साल इस ऑप्शन से चले गए. मतलब इज इट पॉसिबल दैट आई कैन चेंज माई ऑप्शन every year, or is it possible that if I've opted for the new tax regime, can I shift it back to old tax regime? Or is it possible कि I have opted for new tax regime but because of some reasons I couldn't comply the condition, can I withdraw from this? And if I withdraw from this, can I reapply? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, सारे के सारे क्वेश्चंस अभी शांत हो जाएंगे वंस आई एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली कौन से लोग हैं जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं और कब विड्रॉ कर सकते हैं. तो ये मैं अपना पूरा डिस्कशन 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आई विल डिवाइड माय डिस्कशन इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट उन लोगों के लिए जिन इंडिविजुअल्स एचयूएफ का कोई बिजनेस इनकम नहीं है, यानी दे डू नॉट अर्न एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस, दे डू नॉट अर्न एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस, उनका कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है. या दूसरा पार्ट होगा जिनका बिजनेस इनकम है. सो द कैटेगरी इज बेस्ड ऑन, यू नीड टू चेक वेदर दैट इंडिविजुअल और एचयूएफ इज अर्निंग एनी बिजनेस इनकम और नॉट. ठीक है, सो अगर कोई भी पर्सन बिजनेस इनकम अर्न नहीं कर रहा है, सो ही मे एक्सरसाइज दिस ऑप्शन फॉर एनी प्रीवियस ईयर. ही मे एक्सरसाइज दिस ऑप्शन फॉर एनी प्रीवियस ईयर. वो कोई भी ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है वो कोई भी साल इसे एक्सरसाइज कर सकता है. हाँ, ऑब्वियसली इसके ऊपर एक टाइमलाइन है कि उसे इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बिफोर ड्यू डेट ऑफ income tax return, before due date of income tax return specified under section 139, इसको इस डेट के पहले ऑब्वियसली ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये रिटर्न के टाइम पे ही तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा योर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. सो यू डेफिनेटली हैव टू go for this option before the due date of filing return of income of that previous year. But listen to me very carefully, if you have business income, अगर आपका कोई पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस इनकम है और आप उस साल ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, सो यू जस्ट रिमेंबर दैट वंस यू हैव एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, दैट विल बी वैलिड फॉर दैट एंटायर ईयर तो है ही, एंड ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो. यानी सर ये एक तरह का डेडलॉक सिचुएशन है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हो एक बार किसी साल में और आपका उस साल अगर बिजनेस इनकम है, तो आपको अगले साल भी ऑप्ट करना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस इनकम रहा तो. देखिए, अगर वो अलग बात है कि अगले साल आपका बिजनेस इनकम नहीं है, अगले साल आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपका अगले साल भी बिजनेस इनकम है तो यू हैव टू रिमेन इन दिस ऑप्शन फॉर ऑल दी सब्सिक्वेंट ईयर्स. यू हैव टू रिमेन इन दिस ऑप्शन फॉर ऑल दी सब्सिक्वेंट ईयर्स. सो वंस यू हैव अ बिजनेस इनकम, you have to, and you opt for this new tax regime, you will be eligible or you will liable to be remain in this new tax regime for the subsequent years. तो एक एसएससी जब न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करेगा ना, वो फ्यूचरिस्टिक होके सोचेगा कि मुझे अगले साल भी अगर मैं बिजनेस इनकम कमाऊंगा तो मुझे अगले साल भी इसी में रहना पड़ेगा. ठीक है, मैं स्विच ओवर नहीं कर सकता वंस आई एंटर इनटू दिस न्यू टैक्स रेजिम. हाँ, अगर मेरा कोई बिजनेस इनकम नहीं है, देन इस साल मैं ऑप्ट किया
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगले साल स्विच ओवर भी कर सकता हूं। उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिनका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, बट जिनका कोई बिजनेस इनकम है उनके लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो देखो विड्रॉल ऑफ ऑप्शन में खाली बिजनेस इनकम के केस में लिखा हुआ है द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन, द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसमें ध्यान से समझना, अब इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर ऑप्शन को विड्रॉ करना है आपको, तो आप खाली एक बार एक साल में विड्रॉ कर सकते हो। एक बार खाली ऑप्शन दिया है, द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज्ड। मतलब मान लो अगर मैं इस साल ऑप्ट किया, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इस साल ऑप्ट किया यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैं ऑप्ट किया, जिस साल मैं ऑप्ट किया मैं उस साल विड्रॉ नहीं कर सकता। सिंपल लॉजिक, जिस साल मैं ऑप्ट किया मैं उस साल विड्रॉ नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट ईयर विड्रॉ कर सकता हूं। आई रिपीट, मैं नेक्स्ट ईयर विड्रॉ कर सकता हूं। मतलब मैं बोला कि नहीं भाई अब मैं कोई इस ऑप्शन में नहीं रहना, मैं एक साल रह लिया, अब मैं ऑप्शन में नहीं रहना चाहता, तो द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज्ड। एंड अगर एक बार आप निकल गए, आप उसके बाद कभी नहीं जा सकते। एक बार अगर आप निकल गए तो उसके बाद आप कभी नहीं जा सकते। यानी इन शॉर्ट बोलना तो यही चाह रहे, एक बार घुस गया तो आपको बार बार हर साल रहना पड़ेगा। एक बार आप आउट हो गए तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस स्कीम अगेन, इवन यू are matlab even if you want to you cannot opt, because this section is very clear enough to say that if you are earning business income, the option can once you have withdrawn, एक बार आप इस ऑप्शन से निकल गए, आप उसके बाद कभी इस ऑप्शन को ज्वाइन नहीं कर सकते अगर आपका बिजनेस इनकम है तो। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, यू कैन वेरी वेल कम अंडर दिस एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन, बट इफ यू हैव बिजनेस इनकम यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस अगेन। सो मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, the option can be withdrawn only once for a previous year other than the year in which it was exercised, and thereafter the individual HUF will not be eligible to exercise the option again। ठीक है, अगर वो लेना चाहे तो वापस से ऑप्शन नहीं ले सकता है। खैर गाइज, ये इसके ऊपर और भी गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस आना बाकी है। अभी वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वेरी सून दे विल कम अप वंस पीपल विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन। तो काफी और ग्रे एरियाज है जो गवर्नमेंट को इसमें क्लैरिफाई करना चाहिए, बट यस एज ऑन डेट ये लॉ यही बोलता है कि अगर आपका बिजनेस इनकम है तो वंस यू ऑप्ट यू कैन ओनली विड्रॉ वंस, एंड वंस यू हैव विड्रॉन उसके बाद आप इंडिविजुअल HUF कभी भी इसको ऑप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, अब हमें इसका समझना है कि कंडीशंस क्या है। हम ये समझ गए कि कब ऑप्ट करना है, कैसे निकलना है, कितना बार निकल सकते हैं, एवरीथिंग वी अंडरस्टूड। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कंडीशंस। कंडीशन सुनोगे ना तो होश उड़ जाएंगे, होश ये उड़ जाएगा आपका कि एक इनकम को देखो, टैक्स किस पे निकलता है, इनकम पे निकलता है, राइट। इनकम कैसे निकलता है, GTI में से आप डिडक्शंस को माइनस करते हो, उससे आपका टोटल इनकम निकलता है, राइट। गवर्नमेंट बोलती है हम इस डिडक्शंस को ही हटा देंगे, इनफैक्ट GTI में यू गेट मेनी एग्जेम्पशंस, राइट। एग्जेम्पशंस भी आपको काफी मिलता है सेक्शन 10 में, हम उस एग्जेम्पशंस को भी हटा देंगे। यानी आपसे एग्जेम्पशन छीन लिया, आपसे डिडक्शन छीन लिया, टू दैट एक्सटेंट आपका इनकम क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। और उसके ऊपर गवर्नमेंट एक तरीके से आपको एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दे रही है कि आप कंसेशनल टैक्स परसेंटेज पे करो, बट योर इनकम विल बी गाइज इनडायरेक्टली इंक्रीज्ड। अब आप सोच रहे होंगे यार गवर्नमेंट ने तो हमें एक तरीके से मतलब थोड़ा सा हमें हमारा माइंड ट्विस्ट कर दिया गया, कि ऐसा किया क्या कि हमारा इनडायरेक्टली तो हमारा इनकम बढ़ गया, बिकॉज हमें एग्जेम्पशन लेना मना कर दिया, हमको डिडक्शन लेने मना कर दिया और टैक्स रेट को कम कर दिया। इट्स लाइक अ लॉलीपॉप। इज इट लाइक अ लॉलीपॉप फॉर अस? Now, my personal view on this is no, it is not exactly lollipop. It depends on case to case. It depends on case to case that am I eligible for those deductions? Am I eligible for those exemptions? If I have too many exemptions, if I have too many deductions, then definitely for me new tax is not at all viable. मैं आपको खुद बोल देता हूँ। अब जब अपना कंप्यूटेशन करोगे आप ये चीज देख लोगे कि अगर आपके पास बहुत सारा एलिजिबिलिटी एग्जेम्पशंस का या डिडक्शंस का, देन डेफिनेटली न्यू टैक्स इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर यू। बट इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मच एग्जेम्पशंस और मच डिडक्शंस, राइट, अब उसमें ना एक वो पूरा मैथमेटिक्स है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप जो लीव कर रहे हो, एग्जेम्पशंस लीव कर रहे हो, डिडक्शंस लीव कर रहे हो, वो कितना है और टैक्स परसेंटेज आपका कितना कम हो रहा है, उसमें से जो ज्यादा फायदेमंद आप उसमें जाओगे।
right? If something which you are leaving is more, like exemption deductions you are leaving more, टैक्स परसेंटेज में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, सो डेफिनेटली ओल्ड टैक्स विल बी बेटर. बट उल्टा सोचो कि जो मैं लीव कर रहा हूं वो बहुत कम है बट टैक्स में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, देन डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम विल बी बेटर. अब इस दुनिया में कोई भी सीए है नहीं बोल सकता कि वो प्लेन पेपर में साइन करके नहीं दे सकता कि न्यू टैक्स रेजिम इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. नो. या ओल्ड टैक्स रेजिम इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. नो. इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. वो केस टू केस पर डिपेंड करता है, वो एनालाइज करना पड़ेगा हर एक फैक्ट पैटर्न का. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एनालाइज करूं, कमेंट बॉक्स में you can give me your facts. I'll be very happy to help you by giving you the shortest answer as fast as possible. ठीक है ना. तो चलिए एक बार देखते हैं कि what are the exemptions and deductions which has to be foregone for opting new tax regime. वो कौन कौन से deductions है, कौन कौन से exemptions है जो मुझे छोड़ना पड़ेगा, जो मैं opt नहीं कर सकता, even if I am eligible if I opt for new option. अगर मैं न्यू ऑप्शन में गया तो मुझे कोई चीज सरेंडर करना पड़ेगा. अब आप समझे कि मैं फ्यूचर में क्यों विड्रॉ कर सकता हूं. मैं विड्रॉ इसलिए करना चाहूंगा जब मुझे डिडक्शन लेना है, जब मुझे एग्जेम्पशन लेना है तब मैं विड्रॉ करना चाहूंगा. और अगर मैं विड्रॉ कर दिया और मेरे पास बिजनेस इनकम है तो मैं वापस से रीऑप्ट नहीं कर सकता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाया कि भैया एक बार एग्जिट हो रहे हो ना तो दोबारा नहीं आना. एक बार एग्जिट हो रहे हो तो दोबारा नहीं आना. बट वो रेस्ट्रिक्शन खाली बिजनेस इनकम जिसका उनके लिए, राइट. जिनका कोई बिजनेस इनकम नहीं उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. उनके पास ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है कि जिस साल वो ऑप्ट करेंगे उसी साल उन्हें उस स्कीम में रहना है. अगले साल वो चाहे तो वो स्कीम से निकल सकते हैं जिनके पास बिजनेस इनकम नहीं है. The person availing concessional rate will not be allowed to claim any exemption or deduction for allowance or any perquisites. अब वो क्या क्या नहीं कर सकते वो मैंने सब कुछ यहां लिख डाला. लीव ट्रैवल कंसेशन जो आपको सैलरी में मिलता है एग्जेम्पशन. लीव ट्रैवल कंसेशन जो लीव इंकैशमेंट, जो लीव रीइंबर्समेंट्स आपको मिलता है, that exemption which you claim under section 10 clause 5 under salaries you will not be eligible to claim this. HRA का जो exemption हमें मिलता है, rent which we pay and in case of receipt of HRA house rental allowance, right, तो आपको HRA में rather least of the following: rent minus 10% of salary, actual HRA received, or 50% of the salary where house is situated in Bombay, Kolkata, Delhi, Chennai, and 40% in case of other places. आपको उसका exemption मिलता है, वो आप exemption नहीं claim कर पाओगे. Section 10 clause 14 में दुनिया भर का allowances है. Children education, hostel, transport, academic, uniform, बहुत सारे अलाउंसेज है जो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, राइट. ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, फिर अलाउंसेस टू गिवन टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉइज, वो सब के सब एग्जेम्पशन आपको लीव करना पड़ेगा. देन अलाउंसेस गिवन टू एमपीज एंड एमएलएज, राइट. सेक्शन 10-17 में ये भी छोड़ना पड़ेगा. क्लबिंग चैप्टर में सेक्शन 10-32 एक चैप्टर आता है वेयर माई son's income, minor son's income और my spouse's income will be clubbed in my hands. सो क्लबिंग होता है, लेकिन एग्जेम्पशन कब मिलता है? अगर मेरा माइनर चाइल्ड का इनकम मेरे में क्लब होता है तो मुझे हर एक क्लबिंग पे 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है, वो भी मुझे छोड़ना पड़ेगा. 10AA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, SEZ यूनिट को 10AA का एग्जेम्पशन मिलता है फॉर फर्स्ट 5 years 100%, फॉर द नेक्स्ट 5 years 50% ऑफ द प्रॉफिट्स, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years 50% ऑफ द प्रॉफिट सब्जेक्ट टू ट्रांसफर टू SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट. स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी में मिलता है अप टू 50,000, वो आपको नहीं मिलेगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस का गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा. प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा. सर तो मिलेगा क्या? वेट करो. इसीलिए तो भाई एवरीथिंग हैज इज कॉस्ट. अगर आप आज इस वीडियो को मेरा देख रहे हो ना, इसका भी एक कॉस्ट है. कॉस्ट क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप इस टाइम में कुछ और भी वैल्यूएबल चीज कर सकते थे, बट आई एश्योर यू दैट द टाइम व्हिच यू इन्वेस्टिंग नाउ इन सीइंग द वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लर्निंग दिस सेक्शन वेरी नाइसली, बट प्रोवाइडेड यू लिसन टू दिस वीडियो वेरी नाइसली थ्रू आउट. आधा अधूरा ज्ञान रखना इज वेरी डेंजरस. या तो कोई ज्ञान रखो ही मत, और रखो तो पूरा रखो. सिंपल फंडा यही है. तो प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. सर ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा? हाँ मिलेगा, बट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा. यानी अब हर साल एसएससी को क्या करना पड़ेगा? जो इंडिविजुअल एचयूएफ, दे विल कंपेयर 2 computations. They'll compare one computation based on new tax regime where they will not take any deductions, they will not take any exemptions as listed above,
as listed here, and then they will compute tax. They will also separately compute one computation where all the incomes will be given as per the old tax regime, और उस पर tax liability calculate होगा. दोनों में से जो कम आएगा वो उसको ऑप्ट करेंगे. हाँ, अगर एक बार न्यू में चले गए तो हर साल उन्हें न्यू में ही रहना पड़ेगा इन केस ऑफ हैविंग बिजनेस इनकम. नेक्स्ट, सेक्शन 23(2) में एक इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें मिलता है. इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें मिलता है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. वो भी हमें नहीं मिलेगा, वो भी हमें नहीं मिलेगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन का एक डेप्रिसिएशन मिलता है. 20% नॉर्मली होता है. 20% नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो जो एज पर दी डेप्रिसिएशन रेट्स मिलता है. एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन एक्विजिशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी भी 20% मिलता है. और वो 4 बैकवर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार, अगर ये 4 स्टेट्स के नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की हो तो वो रेट आपके लिए 35% हो जाता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा. कुछ डिडक्शंस है. ये 32AD तो खैर अब गाइस हट गया है, ये मैं आने वाले सीरीज में आपको बोलूंगा कि 32AD बोल के जो डिडक्शन मिलता था फॉर दोज units which have set up in those 4 backward units for those backward areas, और वहां पे नया प्लांट एंड मशीन एक्वायर करे तो 32AD का डिडक्शन मिलता था. खैर अब फ्रॉम 1 अप्रैल 20 ये हट गया. इसके बाद से अब इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज इसका सनसेट क्लॉज आ गया. सनसेट मतलब 1 अप्रैल 20 के पहले तक ही मिलता था, उसके बाद ये नहीं मिलेगा. खैर एनीवेज ये लॉ में लिखा गया है कि इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो तो एनीवेज नहीं मिलेगा. फिर 33AB है, कुछ माइनर PGBP के सेक्शंस है. फिर स्पेशल जो डोनेशंस किया जाता था साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के ऊपर, या साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इंकर किया जाता था, या डोनेशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस किया जाता टू नेशनल लैबोरेटरीज एंड ऑल, उन सब का डिडक्शन नहीं मिलेगा. 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का आपको एक स्पेशल डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स लॉ का, वो भी नहीं मिलेगा. फैमिली पेंशन विच यू गेट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 57, राइट, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, आपको उसका भी एक डिडक्शन नहीं मिलेगा. कोई भी चैप्टर 6 का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. वाओ 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 सर, फिर मिलेगा क्या गाइज? दैट इज वाई दिस ऑप्शन फॉर दोज टैक्स पेयर्स इज डेफिनेटली नॉट बेनिफिशियल जिनका कोई ना कोई टैक्स इन्वेस्टमेंट्स होता है या टैक्स सेविंग्स वाला इन्वेस्टमेंट होता है, डिडक्शन एग्जम्पशन एलिजिबल होता है, तो उनके लिए डेफिनेटली ये वायबल नहीं है. उनके लिए वायबल ऑप्शन 1 ही है, ओल्ड ऑप्शन ही है. बट येस, डिपेंड्स अपॉन द इनकम स्ट्रीम. जब तक मैं इनकम स्ट्रीम नहीं देख लेता मैं नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा वायबल ऑप्शन होगा. तो 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, सर सारे सेक्शंस घुस गए इसमें चैप्टर 6 में, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर डिडक्शंस का जो भी हम लोग ने डिस्कस किया उसका कोई लॉसेस अगर है या आपके ऊपर आपके पास कोई डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन होता है ना, आपके पास पुराने साल का डेप्रीसिएशन है जो कि आप पुराने साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन जिसे हम कहते हैं फ्रॉम अर्लियर ईयर्स एट्रीब्यूटेबल टू द अबव डिडक्शंस, उसका आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते. यानी अगर आपका न्यू टैक्स रेजिम में कोई पर्टिकुलर इनकम आ रहा है, आप पुराने साल के लॉसेस को इस इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दिस. इट्स क्लियरली गिवन कि नो सेट ऑफ लॉसेस और डेप्रीसिएशन विच इज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स एट्रीब्यूटेबल टू द अबव डिडक्शंस. मतलब जिसके जो डिडक्शन ही आपको इस साल नहीं मिल रहा है वो डिडक्शन आप पुराने साल क्लेम किए होंगे, जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया होगा क्योंकि उस समय टैक्स रेजिम नहीं आया था, वो अगर आप उस लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इस साल, तो बॉस वो सेट ऑफ करने आपको नहीं मिलेगा. हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को भी आप इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम. ये सब रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने एक बढ़िया काम ये किया कि चैप्टर 6A में से कुछ डिडक्शंस अलाउ कर दिया फॉर न्यू टैक्स रेजिम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए तो सबसे ज्यादा, कि चैप्टर 6A में ऐसा कौन सा डिडक्शंस है जो न्यू टैक्स रेजिम में मिलने वाला है. So basically those are three sections. एक है 80CCD2. This is basically employer contribution जो pension scheme में करता है employee के behalf में. तो employer contribution to pension scheme is my salary. अगर मेरे account में मेरे pension scheme में मेरा employer contribute करता है तो वो मेरे लिए income from salary माना जाता है. अब उसका ही ऊपर मुझे क्या मिलता है, deduction मिलता है, get under section 80CCD subsection 2. ये अपने पढ़ेंगे 10% of salary or actual contributed whichever is lower. तो इतना मुझे डिडक्शन के लिए एलिजिबल है. तो 80CCD2 is my right because that is the money which employer is giving to me. So I am eligible to get a
डिडक्शन। फिर 80 JJAA is a new section. It's not a new section, it came in 2016, but yes, that is basically to boost the employment generation activity in the country. So जितने भी मैं एडिशनल एम्प्लॉय रखता हूं अपने पास, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगता है उसका 30% मुझे 3 years तक मिलता है. That deduction I'll be getting. And very important for IFSC units. IFSC units, International Financial Services Center, उन units को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80LA सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब कंडीशन. जो 80LA एक तरह का स्पेशल डिडक्शन है फॉर IFSC यूनिट्स, उनको ये डिडक्शन मिल जाएगा इवन इन न्यू टैक्स रेजिम. ठीक है, तो 80 CCD सबसेक्शन 2, 80 JJAA एंड 80LA ये सेक्शन का डिडक्शन हमें मिल जाएगा. सो गाइज ये सारे एग्जेम्पशंस डिडक्शंस को आपको त्यागना पड़ेगा. यू हैव टू नॉट क्लेम दिस, then only you are eligible to opt for new scheme, else you will not be eligible to opt for any this new scheme. You remain in old scheme. फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स है, वेरी सिंपल. द ऑप्शन इज टू बी एक्सरसाइज्ड along with your return of income which you are furnishing under section 139(1). अब 139(1) में जो अपना रिटर्न क्लेम करोगे, रिटर्न फाइल करोगे, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच यू विल क्लेम, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस है. जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड गाइज, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू. जरूर देखना ये एपिसोड्स और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना देखने के लिए. द ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड along with the return of income to be furnished under section 139, ये आपको मिलने वाला है ऑप्शन रिटर्न के साथ. रिटर्न में आप इसे क्लेम करोगे. ऑब्वियसली एक देखिए एक थोड़ा हायर वर्जन है, ये अभी नहीं डिस्कस करें तो बेटर है. ये हम आने वाले वीडियोस में इसको लिंक करेंगे. अभी खाली आपके ऑप्शन के लिए मैं बता देता हूं कि एक टैक्स होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विच इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स. ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT. The alternate minimum tax is applicable on individuals. They have to pay tax also as per the book profits or as per the adjusted total income which they have to compute in the provisions of the Income Tax Act. तो जो एडजस्टेड टोटल इनकम कमाते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनको AMT भी कैलकुलेट करना पड़ता है और वो AMT को अपने रेगुलर नॉर्मल प्रोविजंस के टैक्स से कंपेयर करना पड़ता है. तो सर अभी जब न्यू टैक्स रेजिम आ जाएगा तो हम न्यू टैक्स रेजिम को हम क्या AMT से कंपेयर करेंगे? नहीं करेंगे. मैं आपको बताऊं क्यों करेंगे. बिकॉज दिस सेक्शन इज अ ओवरराइडिंग सेक्शन. ओवरराइडिंग सेक्शन मतलब सर दिस होल्ड्स गुड notwithstanding anything contained in any other provisions of this act. मतलब आपका ये जो सेक्शन है ये एक तरह का ओवरराइडिंग सेक्शन है एंड दैट इज वाई सेक्शन 115 JC ने इसको ओवररूल नहीं किया. सेक्शन 115 JC ने बोला बॉस कि मैं उन इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होगा, उन HUF पे अप्लाई नहीं होगा जो लोग 115 BAC, मतलब ये जो मैं आपको पढ़ाया ना अभी, दैट इज 115 BAC. क्या नाम? 115 BAC. तो 115 BAC में ये एप्लीकेबल नहीं होगा. जो लोग 115 BAC में ऑप्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू पर्संस, आई मीन दे आर नॉट लायबल टू पे AMT. नेक्स्ट, अगर AMT के लिए वो लायबल नहीं है तो एज पर सेक्शन 115 JD कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ AMT क्रेडिट विल आल्सो नॉट अप्लाई टू सच इंडिविजुअल्स इन HUF. मतलब वो AMT क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ भी नहीं कर सकते. तो गाइज क्वाइट क्लियर कि AMT का पूरा चैप्टर ही, AMT का जो प्रोविजंस है वो 115 BAC यानी जो न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं ना उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. यानी उनको क्लियर कट है कि उनको न्यू टैक्स रेजिम में ही रहना है, उनके ऊपर AMT के जो प्रोविजंस वो एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेट में जा रहे हो, इफ यू आर इन ओल्ड टैक्स रेट, अगर आप ओल्ड टैक्स रेट में जा रहे हो तो डेफिनेटली योर ऑन यू सेक्शन 115 ऑन यू 115 JC दैट इज AMT के प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल. बट इफ यू आर गोइंग इन न्यू टैक्स रेट, if you are going in new tax rate, this will not be applicable. ठीक है ना. सो देखिए एक लॉ जाने हम लोग, एक सिंपल सा लॉ जाने, कम से कम समय में जाने. मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया इस वीडियो में. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. अगर लाइक किए होंगे तो भैया जरूर लाइक करना, वरना मोटिवेट मैं नहीं हो पाऊंगा. बिकॉज ये लाइव क्लास नहीं चल रही है, लाइव कोई सेशन नहीं चल रहा है. इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग एंड मैं आपको रिकॉर्डिंग कर करके आपके लिए दे रहा हूं आपको कंटेंट अपने YouTube चैनल पे. तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना. और हाँ, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज विल बी हैप्पी टू आंसर. कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करना. ठीक है ना गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई विल बी वेरी वेरी grateful to you if you can comment, like or share to your friends as much as possible. Thank you so much once again. Wait for my next episode the next day.
जहाँ पे हम और कोई टॉपिक्स को टेकअप करेंगे। आई होप अभी तक का जो 3 एपिसोड्स आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।